हेलो बच्चों, हम लोग क्लास 11th की फिजिक्स कर रहे हैं और क्लास 11th की फिजिक्स में एक चैप्टर है डायमेंशनल एनालिसिस। वो हम लोग कर चुके हैं। उसमें हमने 9-10 लेक्चर निकाल दिए हैं और बेसिकली आधे आधे घंटे के लेक्चर्स हैं। तो अगर आपने डायमेंशनल एनालिसिस वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो वहाँ जा कर के आप लोग पढ़ लें। आज हम लोग नया एक चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। बेसिकली जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है काइनेमेटिक्स। बट काइनेमेटिक्स को पढ़ने के पहले हमें कुछ और भी चीज़ें जाननी है, उसकी बात करेंगे। तो मान के चलेंगे कि जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं ये काइनेमेटिक्स नाम का जो चैप्टर है उसके लिए कर रहे हैं। बट उसके पहले जो बेसिक चीज़ें, जो बेसिक नॉलेज अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है बच्चों, उस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो मैं हूँ आपका ट्यूटर, आपका एजुकेटर शिवम यादव, और बने रहिए आप हमारे यूट्यूब चैनल शिवम करियर पॉइंट पे। और आइए देखते हैं कि जो हमारा आज का टॉपिक है उसमें क्या क्या बातें होने वाली हैं। तो जो हमारा टॉपिक है उसका मेन हेडिंग अगर मैं डालूं तो उसकी हेडिंग बच्चों पढ़ने वाली है मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। अभी आपको क्लियर हो रहा होगा। देखिए बच्चों, हमारा जो सब्जेक्ट है, जो फिजिक्स टॉपिक है, चैप्टर है हमारा जो फिजिक्स है, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। तो देखिए बच्चों, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसी साइंस है जिसको सॉल्व करने के लिए हमें मैथ की ज़रूरत पड़ती है। तो मैथमेटिक्स जो है वो एक मेरा टूल है। मैथ्स इज अ टूल। जैसे बच्चों आप समझो, जैसे अगर कोई नट बोल्ट है, वो टाइट है, कसा हुआ है, अगर मुझे खोलना है उसको तो मुझे स्पैनर की, स्क्रू ड्राइवर की या इस तरह से रिंच की जरूरत पड़ने वाली है। तो जो रिंच है या स्क्रू ड्राइवर है ये मेरा टूल है, और ये क्या कर रहा है, ये एक ऐसा काम कर रहा है कि ये जो भी नट बोल्ट या स्क्रू था उसको खोलने का काम कर रहा है। तो सेम उसी तरह से जो फिजिक्स है उसमें बहुत सारे लॉज हैं बच्चों। नेचर में जो भी लॉज अवेलेबल थे, पहले से ही नेचर में जो है एग्जिस्ट कर रहे थे, उन लॉज को समझने के लिए, जब उन लॉज को समझने की बारी आई तो उन लॉज को समझने के लिए हमें मैथमेटिक्स नाम के टूल की जरूरत पड़ी। और जब हमने उस मैथमेटिक्स के टूल पे कमांड किया, उसके बाद ही हम जो फिजिक्स में जो लॉज हैं या नेचर में जो लॉज थे जिसको हमने फिजिक्स बोला, उस पे हम लोग काम कर पाए। तो बहुत ही जरूरी है, जो बेसिक मैथ्स है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बेसिक मैथ्स में बच्चों क्या है, 3 चीजें हैं। सबसे पहला है मेरे पास, एक तो डिफरेंशियल कैलकुलस बच्चों, फाइन है, ओके। सेकंड नंबर पर है इंटीग्रल कैलकुलस, एंड थर्ड नंबर पर है वेक्टर अलजेब्रा। तो बेसिकली there are 3 topics which we have to study in mathematics, in physics। समझना है, मैथमेटिक्स में तो हम लोग ये पढ़ते हैं। क्लास 11th में जब हम मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो उसमें हमारा जो मैथ वाला जो टीचर होंगे, मैथ वाला जो सब्जेक्ट होगा, उसमें ये सब हम बहुत डीप में पढ़ते हैं। बट हमें अपनी फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग बच्चों ये 3 टॉपिक पढ़ने हैं, और इन 3 टॉपिक में वो बेसिक चीजें पढ़नी है जिसके बिना हमारा काम चल ही नहीं सकता फिजिक्स में। जैसे अगर मैं आपसे एक बात करने वाला हूं, आप ये सब नोट भी करते चलेंगे बच्चों। जैसे अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि ये एक कर्व है, यहां पे x और y कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, या इसको x और t मान लेते हैं, x है और ये t है। यहां पे x जो है बच्चों वो डिस्प्लेसमेंट है। अभी के लिए आपको बस इतना समझना है कि ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है। अब इस तरह से कोई लाइन, कोई कर्व इस तरह से ड्रॉ किया गया है। अब इस कर्व के बारे में मुझे कोई जानकारी चाहिए
मुझे इस कर्व के स्लोप के बारे में कोई जानकारी चाहिए। ये कर्व आगे बढ़ रहा है, पीछे जा रहा है, टी जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे इस कर्व में क्या हो रहा है, ये सारे जो बातें हैं, ये सारी जो एनालिसिस की गई है, ये मैथमेटिक्स में की गई है, उसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। मतलब कि जैसे एक तो सपोज ये कर्व हो गया, ये तो मेरा एक ऐसा कर्व है, एक लाइन है, तो ये लाइन हो सकता है बेसिकली हमको बहुत आसान सी लग रही है, हम इसको कर सकते हैं। लेकिन जैसे अगर इस तरह का कोई कर्व है, ऐसा है, ठीक है, अभी यहाँ पे ये x है और ये t है, इसको मैं ऐसे करके यहाँ ऐसा कर देता हूँ। इस तरह का कर्व है, इस तरह का एक ग्राफ शो कर रहा है कि भाई टाइम के साथ साथ जो डिस्प्लेसमेंट है वो मेरा इस तरह से वेरी कर रहा है। अब अगर आपसे पूछा जाए, या मैं अगर आपसे पूछूं कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, तो देयर आर 3 पॉइंट्स आई हैव टेकन ऑन द कर्व A, B एंड C। तो बच्चों at point A what is the velocity, at point B what is the velocity and at point C what is the velocity। and अगर मैं बात करूं if I am talking about which velocity is having higher value, which velocity is having highest value, whether it is A, whether it is B or whether it is C। so what we have to do is कि हमें फिजिक्स को पढ़ने के लिए, फिजिक्स का आंसर देने के लिए इस कर्व को, इस ग्राफ को समझना इंपॉर्टेंट है। और इस कर्व और इस ग्राफ को समझने के लिए बच्चों हमें मैथमेटिक्स को समझना, मैथमेटिक्स को जानना इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज व्हाई वी आर हियर टू डिस्कस मैथमेटिक्स इन फिजिक्स। बात क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइए बच्चों, दो मिनट का समय लेना है आपका, 1 से 2 मिनट का टाइम लेंगे। बच्चों देखिए, ऐसा है कि जब हम किसी बड़े रास्ते पे निकलते हैं, लंबी रेस के लिए तैयार होते हैं, लंबी रेस के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, तो हमारे अंदर पेशेंस जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो होनी चाहिए। अगर हम छोटे छोटे जो हमारे डेली के काम हैं, डेली की जो एक्टिविटीज़ हैं, उन छोटे छोटे एक्टिविटीज़ से अपने परफॉर्मेंस को कंसिस्टेंटली करते चले जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे जो हमारा पेशेंस है वो हमारा साथ देता है। अगर हम अपने छोटे छोटे डेली के जो हमारे प्रोजेक्ट हैं, डेली के जो हमारे गोल्स हैं, उन गोल्स को अगर हम प्रॉपरली नहीं करते टाइम से, तो हमारी कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है। और जब कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है बच्चों, तो जो हमारा पेशेंस होता है वो हमको जवाब देता है और हम पेशेंसफुली वो काम नहीं कर पाते हैं। तो थॉट ऑफ द डे ये है कि अगर हमने कोई गोल सेट किया है, लाइक इफ यू आर एस्पायरिंग टू बिकम एन IITN, if you are aspiring to become a doctor, so what we have to do is कि हमारे जो डेली के गोल्स हैं, उन डेली के गोल्स को एनी हाउ ट्राई करें कि बेहतरीन ढंग से अचीव करें। और जब पढ़ाई करें तब पढ़ाई करें, जब YouTube देखना है तब YouTube देखें, जब Facebook चलाना है तब Facebook चलाएं। जस्ट एलोकेट कर लेना है बच्चों हमें टाइम को, इसलिए क्योंकि ये जो टाइम है ये बहुत कीमती है, ये दोबारा आता नहीं है। हो गई ज्ञान की बात। आइए एक बार फिर से इधर आते हैं। अब देखिए, सबसे पहली बात, हाउ टू ड्रॉ ए लाइन। देखिए ये बड़े आसान सी बात है, लेकिन मैं जब क्लास 10th के बाद 11th में जब बच्चा आता है और मैं उससे ये क्वेश्चन पूछता हूँ, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ये कॉन्सेप्ट भूल चुके होते हैं, जबकि ये क्लास 9th में बच्चों हम लोग पढ़ करके आए हैं। ठीक है, तो जो भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो भी बातें हैं जो हमारी ज़रूरत की हैं, वो हम सब यहीं पे करने वाले हैं, हम लोग अपने चैनल पे ही करेंगे। ठीक है, तो हाउ टू ड्रॉ ए लाइन। अब देखिए, सबसे पहली बात समझनी है कि लाइन हम कैसे ड्रॉ करते हैं। जैसे ये हमने x और y, हमने जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने पढ़ा कि ये मेरा x एक्सिस है
और ये मेरा वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस इज नोन एज ऑर्डिनेट एंड एक्सिस इज नोन एज एब्सिसा। आपको ये बात पता है कि एक्स एक्सिस को हम एब्सिसा बोलते हैं और वाई एक्सिस को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं बच्चों। और ये जो है दिस पॉइंट, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है एक्स और वाई एक्सिस का, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। ये सब बातें बहुत आसान और छोटी लगती हैं, बट हम लोग कभी कभी मिस करते हैं, इसलिए हम बहुत अच्छे से सब चीजें देखेंगे। ऑर्डिनेट हो गया, एब्सिसा हो गया, ये हो गया ओरिजिन। अगर मुझे इस पॉइंट, देखिए अब x और y एक्सिस जो है इसकी वजह से एक प्लेन का निर्माण हो गया, एक प्लेन बन गया। कौन सा प्लेन बन गया? एक्स वाई प्लेन। देखो x ये एक्सिस है, ये डायरेक्शन बच्चों x है और ये डायरेक्शन y है, तो ये जो पूरा का पूरा एक मेरा प्लेन बन करके तैयार हुआ 2D प्लेन। दिस इज अ 2D प्लेन। ये है बच्चों 2D प्लेन। और ये कौन सा प्लेन है? ये वही प्लेन है जिस प्लेन में ये बोर्ड है, या जिस प्लेन में ये वॉल है, जिस वॉल पे ये बोर्ड हैंग हो रखा है, ये वही प्लेन है बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 2D प्लेन, ये हो गया ओरिजिन, ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस एब्सिसा और ये हो गया वाई एक्सिस ऑर्डिनेट। बात क्लियर है? अच्छा, तो ये 2D प्लेन हो गया। इसी को बच्चों जो 2D प्लेन है, दैट 2D प्लेन इज ऑल्सो नोन एज कार्टेशियन प्लेन। हिंदी में बच्चों इसको बोलते हैं कार्तीय तल, इंग्लिश में बोलते हैं दैट इज कार्टेशियन प्लेन। फाइन। अब हमें क्या करना है? हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। मैंने इस प्लेन पे किसी भी पॉइंट की लोकेशन सेट करना है मुझे। जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। मैंने कहा कि भाई ये 1 मीटर 1 डिस्टेंस है, ये 2 यूनिट डिस्टेंस है, 3 यूनिट डिस्टेंस है, 1 2 3। सेम ऐसे ही यहां पे 1 2 3। बात क्लियर है बच्चों? तो यहां पे इस एक्सिस पे जब हम चलेंगे तो ये जो होगा मेरा 1, एक्स में हम 1 चले, कॉमा y ये है। वैसे आपको ये सब पता है, बट एक बार हम देख लेते हैं। y में हम नहीं चल रहे हैं, इस एक्सिस पे हम एक्सिस पे ही है, y पे नहीं है। तो ये मेरा हो गया 0, यहां पे हो गया 2,0 और यहां पे हो गया 3,0। तो बच्चों एक बात यहां मुझे समझ में आ रही है कि जो मेरा x एक्सिस है, x एक्सिस पर y की वैल्यू जो है, y कोऑर्डिनेट जो है बच्चों वो कैसा है? 0 है। y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है। अभी हम आते हैं y एक्सिस पे। अब देखो y एक्सिस पे यहां पे ये है मेरा 1, तो y पे 1 है और x पे, x तो यही था भाई, ओरिजिन है, इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो 0,0 होते हैं। ठीक है, तो यहां पे ये हो गया मेरा 0,1। मतलब कि x में तो हम 0 पे हैं और y पे हम 1 पे हैं। बात भी सही है। x पे अगर हम कुछ आगे होते तो हम इधर होते x में, बट हम तो इस पॉइंट पे हैं, तो x में तो हम 0 पे हैं और y पे बच्चों हम 1 पे हैं। इधर देखिए x में हम 0 पे हैं, y पे 2। दिस इज 0,3। मैनी ऑफ यू आर अवेयर विद ऑल दीज थिंग्स। सो आपको कोई लोड नहीं लेना है। अगर आपको लगता है कि आता है तो आप वीडियो को आगे करके देखिए। ठीक है, टाइम नहीं वेस्ट करना है बच्चों। अभी ये 0 3 0 2 0 1 1 0 2 0 3 0। बात क्लियर है? इतनी बातें हो गई। तो ये जो है मेरा कोऑर्डिनेट जो है हमने बनाना सीखा, कोऑर्डिनेट लिखना सीखा। एक बात यहां पे जो रह गई वो ये कि एट y एक्सिस बच्चों x is equal to 0, at x axis y is equal to 0 and at y axis x is equal to 0। x एक्सिस पे y 0 होगा और y एक्सिस पे बच्चों x 0 होने वाला है मेरा, ये हमेशा की बात है। ओके, सो अभी हमें क्या करना है? मुझे अगर एक पॉइंट ड्रॉ करना है 2,3, तो वो पॉइंट मैं कैसे ड्रॉ करूंगा? ये मेरा टारगेट था, मेरा मोटो था। तो उसके लिए क्या करना है? x में हम 2 चले और y में हम 3 चले। 1 2, x में हम 2 चले और y में बच्चों हम कितना चले? 1 2 3।
सो ये वाला जो मेरा पॉइंट आया दैट पॉइंट इज 2,3। ठीक है, ये जो मेरा पॉइंट आया बच्चों, ये पॉइंट आया 2,3। अब ये मुझे ये पता चल गया कि मुझे कोऑर्डिनेट प्लेन पे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन पे कोई पॉइंट मार्क कैसे करना होता है। बात क्लियर है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो बात देखेंगे, हाँ जी, ये मेरा x and this is y. This point is known as my 0 point और origin point। यहां पे बच्चों मैंने एक पॉइंट दिया और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है दैट कोऑर्डिनेट्स 3,3। ठीक है, पॉइंट A है जिसका कोऑर्डिनेट जो है वो 3,3 है। एक दूसरा पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x में मैंने ले लिया 7 और y में मैंने ले लिया 8। ठीक है यार, रुक जाओ, इसको 3 4 5 ये ले लिया मैंने 5,6। ठीक है, तो दो पॉइंट्स आ गए मेरे पास, एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B। B का कोऑर्डिनेट जो है वो है 5,6 और A का कोऑर्डिनेट है 3,3। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि एक लाइन ड्रॉ करो, ड्रॉ ए लाइन AB, ड्रॉ अ लाइन AB एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब बच्चों ये तो आपने किया हुआ क्लास 9 10th में किया होगा, नो डाउट किया होगा, बट अगर आता है देन इट इज ओके, अगर नहीं आता है तो हमको एक बार ये बातें देख लेनी है। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी पढ़ना है वो सब आगे काम आएगा। जो 9 10th में पढ़ा वो 11 12th में काम आएगा, जो 11 12th में पढ़ रहे हैं और जो IIT नीट की कोचिंग में पढ़ रहे हैं ये इंजीनियरिंग और मेडिकल में काम आएगा बच्चों। और इसके बाद भी ये सारी चीजें काम आती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि भाई अभी पढ़ लो, इसके बाद ये सब चीजें काम नहीं आती जॉब में, बट ये जॉब में भी ये सारी चीजें काम आती हैं। इन सारे नॉलेज के माध्यम से ही जो आपका लॉजिक और आपका एप्टीट्यूड है बच्चों वो बढ़ता है। ठीक है, तब आप जॉब करने के काबिल होते हो उधर। खैर चलिए, अब देखिए ये जो दो पॉइंट्स हैं, इन दो पॉइंट्स से जाने वाली एक लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन AB। सपोज दिस इज लाइन, दिस इज माय लाइन AB। AB लाइन की जो इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये मेरी इक्वेशन है दो पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन की। ठीक है, अब मैं ये वैल्यू रखता हूं, मैं बोल रहा हूं कि भाई ये मेरा पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। ठीक है, ये चलेगा। सो y माइनस y1 कितना है बच्चों, 3, y2 कितना है 6, y1 कितना है 3, x2 कितना है 5, x1 कितना है 3, x माइनस x1 ये आया। सो ये जो मेरा आया y माइनस 3 इज इक्वल टू 6 माइनस 3 कितना होगा, 3 हो जाएगा, 5 माइनस 3 हो जाएगा 2, x माइनस 3। सो y माइनस 3 इज इक्वल टू 3/2x माइनस 3। ये बच्चों जो है मेरी लाइन की इक्वेशन आ गई। इसको अभी और सॉल्व कर सकते हैं और इसको सरल कर सकते हैं। y माइनस 3, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 2 इधर आ गया, इज इक्वल टू 3x माइनस 3 आ गया बच्चों। ठीक है, सो इसके अभी इसको इधर लिखते, टू y माइनस 6 इज इक्वल टू 3x माइनस 9 हो गया। अब ये 2y उधर जाएगा, 3x
-2y, 3x - 2y, 9 इधर आ जाएगा, 9 - 6 3, ठीक है। ये जो है देख लो कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, 3x - 2y 9 - 6 3, क्लियर है, ठीक है। तो ये बच्चों ये आ गई 2 पॉइंट्स जिनके कोऑर्डिनेट्स मुझे पता थे, उन पॉइंट से होकर जाने वाली एक लाइन की इक्वेशन। अभी क्या है, लाइन की इक्वेशन निकालना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लाइन को समझना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जब भी हम फिजिक्स में काम करते हैं तो हमें उस इक्वेशन को समझना और उससे कुछ वैल्यूज निकालना इंपॉर्टेंट हो जाता है। दैट इज व्हाई वी आर डूइंग दिस एक्सरसाइज राइट नाउ, ठीक है। देखते हैं y ये आ गया। अब देखो बच्चों यहां पे क्या है, ये लाइन की इक्वेशन है, ये बात क्लियर है। तो हमें यहां से क्या क्या पता चला, ये जो y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 x - x1 होता है, ठीक। ये वाला जो सेगमेंट है ये, दिस इज नोन एज m, इसको हम m बोलते हैं, ठीक है, इक्वेशन में। और ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है इसको हम कुछ ऐसे भी लिखते हैं, y - y1 इज इक्वल टू m x - x1, ठीक, इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। m जो है, ये m जो है बच्चों ये है स्लोप, लाइन का स्लोप। अब ये समझते हैं कि ये लाइन का स्लोप क्या होता है, समझते हैं। जैसे ये मेरा एक्स वाई कोऑर्डिनेट था, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ये हो गया मेरा वाई कोऑर्डिनेट। अब एक लाइन इस तरह से मैंने ड्रॉ कर दी, ठीक है, एक लाइन ऐसे ही ड्रॉ हुई बच्चों। तो ये जो ये लाइन है ये एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रही है और वाई एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक है। एक लाइन ऐसे भी खींची जा सकती है, ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ओरिजिन पे कट कर रही है, मतलब ये लाइन जो है वो ओरिजिन से होकर के जा रही है। दैट लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये लाइन को मैंने बोल दिया 1, इस लाइन को मैंने बोल दिया 2, ठीक है। एक और ऐसी भी लाइन हो सकती है बच्चों, इसको मैंने बोल दिया 3, जो कि एक बार फिर से वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को जो है इंटरसेक्ट करके जा रही है, ठीक है। तो देखो है क्या कि यहां पे 2 पॉइंट्स हैं, देयर आर 2 पॉइंट्स, एक ये और एक ये, यहां पे 1 पॉइंट है, यहां पे फिर से 2 पॉइंट है। तो ये वाली जो लाइन है ये ओरिजिन से होकर के जा रही है, यहां पे ओरिजिन से दूर है और यहां पे भी ओरिजिन से दूर है। तो लाइन नंबर 1 जो है इसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx, ठीक है। ये इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, जनरल फॉर्म है लाइन की इक्वेशन का, y इज इक्वल टू mx, जहां पे बच्चों m क्या है, m है मेरा tan थीटा। आगे बात करेंगे, समझेंगे क्या होता है। m जो है वो मेरा स्लोप है। ये वाली जो लाइन है बच्चों इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। और इसकी भी जो इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब देखो अंतर क्या है, यहां पे जो c है वो है मेरा y में माइनस, ठीक, ये वाली वैल्यू नेगेटिव है, y में जो ये इंटरसेप्ट है ये c है बच्चों।
y पे जो ये इंटरसेप्ट आया, जो ये वाली लाइन, 3 वाली लाइन जो है जो कट कर रही है ये इंटरसेप्ट की वैल्यू यहां पे हमने लिखी हुई है। और यहां पर हमने जब ये इंटरसेप्ट की वैल्यू लिखी तो ये कैसी आई, ये आई नेगेटिव वैल्यू। तो यहां पर जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो ये -c करके आएगा, ठीक है। तो यहां पे अगर हम इसको ऐसे लिखें तो y इज इक्वल टू mx माइनस c फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। y इज इक्वल टू mx प्लस c, y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू mx माइनस c। यहां पे बच्चों c जो है इंटरसेप्ट देखो है नहीं ना, ये y को कट नहीं कर रही है वाली लाइन, इंटरसेप्ट y पे नहीं काट रही, इंटरसेक्शन दे रही है, यहीं से निकल रही है वो 0 0 से। तो यहां पे जो इंटरसेप्ट है वो उसकी वैल्यू बच्चों 0 है, दैट इज वाई y इज इक्वल टू mx प्लस 0 आ जाएगा पिक्चर में। बात क्लियर है, ठीक है। तो अब हम करने वाले क्या हैं, अब हम समझने वाले हैं कि ये m क्या है, व्हाट इज दिस m, ठीक है। अच्छा, ये जो लाइन है इस लाइन को बोलते हैं ग्रेडियंट फॉर्म ऑफ लाइन, दिस इज नोन एज ग्रेडियंट फॉर्म ऑफ लाइन, ग्रेडियंट फॉर्म ऑफ लाइन बच्चों, क्लियर है। सो m ग्रेडियंट फॉर्म ऑफ लाइन, जहां पे m है, m क्या है, ग्रेडियंट है। अभी बात करते हैं इसकी, m क्या है, m है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट को बच्चों हिंदी में जब हम पढ़ा करते थे यूपी बोर्ड में, तो हिंदी में इसको एक जमाने में हम प्रवणता बोलते थे, जब हम हिंदी पढ़ते थे, हिंदी मीडियम में थे। m ग्रेडियंट को प्रवणता बोलते हैं हम, ठीक है। अब ये है क्या, देखो ये वाली जो लाइन है बच्चों, ये वाली लाइन कुछ एंगल पे है एक्स एक्सिस से, ये वाली लाइन भी किसी एंगल पे है एक्स एक्सिस से, और ये वाली भी लाइन भी जो है वो किसी एंगल पे है एक्स एक्सिस से। तो मतलब कि जो भी लाइन हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन पे ड्रॉ कर रहे हैं, कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ कर रहे हैं, वो लाइन एक्स एक्सिस से कोई ना कोई एंगल बनाएगी, ठीक है। देखते हैं, आइए, जैसे यहां पे हमने x y ये लाइन है, ये देखिए ये मेरा पॉजिटिव x एक्सिस है, यहां से इधर जब हम जाएंगे तो x की वैल्यू मेरी पॉजिटिव होने वाली है, इधर से इधर जब हम जाएंगे तो x की वैल्यू मेरी नेगेटिव होने वाली है, ठीक है। तो ये जो है पॉजिटिव x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिख लेते हैं, पॉजिटिव x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में जो डायरेक्शन है, वो जो एंगल है वो एंगल कहलाता है बच्चों थीटा एंगल। मान लेते हैं कि भाई ये थीटा एंगल है, मानने को आप अल्फा भी मान सकते हो, गामा भी मान सकते हो, बट जो चलन में है वो क्या है, थीटा एंगल, ठीक है। तो ये थीटा एंगल है, और ये जो होता है मेरा थीटा m इज इक्वल टू होता है tan थीटा के बराबर। तो जो m है ये ग्रेडियंट है, और ये होती है मेरी tan थीटा के बराबर। इसका क्या मतलब है, जैसे ये एंगल है m इज इक्वल टू tan थीटा, ये लाइन 1 है। एक लाइन बच्चों ऐसी हो सकती है, दूसरी लाइन, लाइन नंबर 2, ठीक है। इस लाइन का जो एंगल है वो ये है, m2 इज इक्वल टू tan थीटा 2, m1 बराबर ये थीटा 1 हो गया, ठीक है। वन लाइन का जो एंगल है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से वो थीटा 1, तो जो लाइन 1 है उस लाइन की जो ग्रेडियंट है, उस लाइन का जो स्लोप है या उस लाइन की जो प्रवणता है वो m1 बराबर कितना हो जाएगा, tan थीटा 1, ठीक है। इस वाली लाइन की बच्चों जो m2 है ग्रेडियंट है वो हो जाएगी tan थीटा 2। इसके बाद एक लाइन और हो सकती है इस तरीके से, लाइन नंबर 3 मान लें, ठीक है। तो इसका जो स्लोप होगा वो हो जाएगा m3 इज इक्वल टू tan थीटा 3, थीटा 1 दिस वुड बी थीटा 2, और ये हो जाएगा थीटा 3। अभी आप बच्चों ये मत समझना कि यार ये चल क्या रहा है, ये तो हम क्लास 9 10th में पढ़ चुके हैं। अगर आप पढ़ चुके हो देन इट इज गुड, बट आप होल्ड ऑन करके रखो, इन चीजों को समझते रहो, यहीं से हम कनेक्ट करेंगे पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन को।
कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। अभी हम बिल्डिंग ब्लॉक तैयार कर रहे हैं, इसको करने के बाद हम डिफरेंशिएशन पे आएंगे तो आपका ये सारा क्लैरिटी आ जाएगी पिक्चर में कि यार ये सब हम पढ़ते क्यों थे, ये क्यों पढ़ते थे हम, आप पता चलेगा कि हम क्यों पढ़ते थे। हमने क्लास 9-10 में पढ़ लिया, 9-10 में स्कूल में हमने पढ़ लिया, बट हमें बच्चों ये नहीं पता है कि इन चीजों का मतलब क्या है। कई बार ऐसा होता है, हम पूछते हैं खुद से कि भाई ये क्या है, ये स्लोप है, ये प्रवणता है, ये एम है, इसका क्या मतलब, हम क्या करेंगे। तो अभी हम समझेंगे कि हम क्यों पढ़ रहे हैं और आगे क्यों पढ़ेंगे। क्लियर है बच्चों? ठीक, तो यहां पे जो स्लोप है m1 इज लेस देन m2, m2 इज लेस देन m3। क्या ये है? बिल्कुल सही बात है। देखिए पॉजिटिव x एक्सिस से जो सबसे छोटा एंगल बना रही है वो लाइन 1 बना रही है, लाइन 1 से बड़ा एंगल लाइन 2 बना रही है पॉजिटिव x एक्सिस से, और लाइन 2 से और बड़ा एंगल पॉजिटिव x एक्सिस से लाइन 3 बना रही है। ठीक है, अच्छा ये tan थीटा का भी कॉन्सेप्ट है। tan 0 की वैल्यू होती है बच्चा 0, ठीक है। tan 90, tan 45 चलिए देखते हैं, tan 45 की वैल्यू होती है बच्चों 1। अगर नहीं पता है तो ये आप पढ़ो जा करके, बाकी हम एक शॉर्ट्स बनाएंगे, उस शॉर्ट्स में 1-1 मिनट वाले जो शॉर्ट्स होते हैं उसमें हम sin 30, sin 20, sin 60, tan 90 ये सब वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, तो आप वहां से भी देख लेना। tan 0 इज इक्वल टू 0, tan 45 इज इक्वल टू 1। ओके, इसके बाद आया ये मेरा tan 90। ठीक है, तो tan 90 क्या होता है बच्चों? tan जो है वो क्या है? sin 90 अपॉन cos 90। cos 90 की जो वैल्यू होती है बच्चों वो होती है 0, sin 90 की वैल्यू होती है 1। तो ये जो वैल्यू आती है ना tan 90, ये होती है मेरी 1/0। क्लियर है? 1/0। तो इसको कई सारी बुक्स में या कहीं बताने में लोग इसको इंफिनिटी बोल देते हैं कि भैया ये जो है tan 90 ये जो इंफिनिटी होता है। ठीक है, बट 1/0 कुछ ऐसा है जो कि डिफाइंड नहीं है, ये इंफिनिटी नहीं है बच्चों, ये डिफाइंड ही नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं tan 90 की वैल्यू इंफिनिटी नहीं कहेंगे, आज से इंफिनिटी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? tan 90 जो है दैट इज अनडिफाइंड, दैट इज अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड है। ठीक है, तो 0 से लेकर के एंगल 0 से लेकर के 90 तक, 90 के जस्ट पहले तक मेरा जो स्लोप है वो पॉजिटिव रहा। लाइन का जो स्लोप है बच्चों वो पॉजिटिव रहा। ठीक है, और जैसे ही हम 90 डिग्री से 180 डिग्री की तरफ चलेंगे वैसे ही जो मेरी tan की वैल्यू है वो माइनस हो जाएगी, और जब tan 90 से 180 के बीच में मेरी जो वैल्यू है वो माइनस रही तो मेरा जो लाइन है उस लाइन का जो स्लोप है वो नेगेटिव हो गया बच्चों। आइए देखते, x y ये जो लाइन है इसका स्लोप देखिए पॉजिटिव x एक्सिस से एट एवरी कंडीशन हमको जो स्लोप मेजर करना है बच्चों वो पॉजिटिव x एक्सिस, दिस इज माय पॉजिटिव x, दिस इज माय नेगेटिव x, दिस इज माय पॉजिटिव y, दिस इज माय नेगेटिव y। ठीक है, तो पॉजिटिव x एक्सिस से मुझे जो एंगल मेजर करना है, पॉजिटिव x एक्सिस से लाइन जितना स्लोप बना रही है, जितने एंगल पे है वही एंगल मेरा जो है वो स्लोप होता है, और उसी से हम जो है वो ग्रेडियंट निकालते हैं। तो यहाँ पे ये वाली जो लाइन है इसका जो स्लोप है बच्चों वो कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि थीटा जो है वो 90 से ज्यादा है। बात क्लियर है? तो यहां से यहां देखो, अब एक चीज और समझ में आती है, ये जो है मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, ये जो ब्लॉक है 1 2 3 4, देयर आर 4 क्वाड्रेंट। ठीक है, ये वाला जो है दैट इज ऑफ 90 डिग्री,
ये भी बच्चों 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। ठीक है, तो 360 डिग्री टोटल। देयर आर 4 क्वाड्रेंट और दो जो 4 क्वाड्रेंट है ये मेरे 360 डिग्री के हैं, 90 90 90 एंड 90 डिग्री के। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो मेरा स्लोप है वो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। सेकंड क्वाड्रेंट में स्लोप जो होगा वो कैसा हो जाएगा, लाइन का स्लोप बच्चों नेगेटिव हो जाएगा। बात क्लियर है? तो इतनी बात अपने को समझ में आ गई। ठीक, अब हम एक चीज और देखते हैं। लाइन जो मेरी आई थी, इस लाइन का की मेरी इक्वेशन आई थी 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। अब मैं आपसे कह रहा हूं, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि भाई इस लाइन की आप मुझे ग्रेडियंट की वैल्यू बताइए। ये जो लाइन है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, इसका ग्रेडियंट बताओ मुझे। ग्रेडियंट क्या होता है, अभी बात करी थी, m इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, m की वैल्यू बताओ। ठीक, तो इस लाइन को की m की वैल्यू बताने के लिए मेरे पास एक जनरल इक्वेशन है बच्चों, लाइन की जनरल इक्वेशन है लाइन की। जो ग्रेडियंट फॉर्म ऑफ लाइन थी वो क्या थी, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो ये जो मेरी इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट कर लूं। उसके बाद क्या करूंगा, कंपेयर करा देंगे, m की वैल्यू जो आएगी वो मेरा ग्रेडियंट हो जाएगा। आइए देखते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 2y, 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 2y। ठीक है, 2y इज इक्वल टू 3x माइनस 3, y इज इक्वल टू 3 बाई 2x माइनस 3। ठीक है, y इज इक्वल टू 3 बाई 2x माइनस 3। अब ये वाली जो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से कंपेयर करा दो बच्चों। y इज इक्वल टू mx प्लस c और ये इक्वल ये कितना है, y इज इक्वल टू 3 बाई 2x माइनस 3। तो m जो है मेरा वो हो गया 3 बाई 2। ठीक है, और c जो हो गया वो हो गया मेरा 3। बात क्लियर है? ठीक है, तो यहां से m मेरा 3 बाई 2 आ गया और जो c है वो माइनस 3 है। माइनस 3c का मतलब हो गया, जब हमने अभी पढ़ा था लाइन के बारे में तो हमने कहा तो जो c है ना वो अगर माइनस में आएगा तो जो इंटरसेप्ट होगा मेरा लाइन का वो y एक्सिस पे नेगेटिव में हो जाएगा। मतलब जो मेरी लाइन बनने वाली है वो कुछ इस तरह की बनने वाली थी। तो यहां पे ये जो था बच्चों, ये मेरा माइनस 3 था और ये जो m था 3 बाई 2 था। और अगर मुझे स्लोप निकालना है तो 3 बाई 2 इज इक्वल टू हम क्या कर देंगे, tan थीटा कर देंगे। और tan थीटा इज इक्वल टू बच्चों tan इनवर्स 3 बाई 2। तो ये जो भी वैल्यू होगी tan इनवर्स 1.5, ये मेरा थीटा एंगल निकल करके आ जाएगा। तो इससे देखिए मुझे लाइन की जब इक्वेशन दी गई तो उस लाइन की इक्वेशन को मैंने ग्रेडियंट फॉर्म ऑफ लाइन के रूप में कन्वर्ट कर लिया और उसके बाद मैंने जो ग्रेडियंट है लाइन की वो निकाल ली और ग्रेडियंट और जो इंटरसेप्ट है वो निकाल लिया। जब ग्रेडियंट और इंटरसेप्ट बच्चों मैंने निकाल लिया उसके बाद मैंने एंगल निकाल लिया, लाइन जो एक्स एक्सिस से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रही थी। अच्छा, एक बात ये याद रखना, ये जो थीटा है ये बच्चों पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला ही एंगल रहेगा, ये हमको हमेशा याद रखना है। बात क्लियर है? तो यहां पे हमने क्या देखा, पूरा अभी तक मैंने क्या देखा कि 2 पॉइंट्स दिए, उन 2 पॉइंट से हमने एक लाइन की इक्वेशन निकाली, लाइन को हमने समझा, उसके बाद हमने ग्रेडियंट को समझा, ग्रेडियंट फॉर्म ऑफ लाइन समझी। ठीक है, अलग अलग डिफरेंट लाइंस थी, उसमें हमने देखा m1 m2 m3 किस तरह से है। ठीक है, इंटरसेप्ट देखा, एक्स वाई एक्सिस में इंटरसेप्ट किस तरह से हमने जो है प्लस सी और माइनस सी वाली बात देखी। ठीक है, तो इतनी सारी बातें मेरी जो हैं वो हो गई। तो इसका मतलब मैं ये मान के चलता हूं कि जो लाइन ड्रॉ करने का कॉन्सेप्ट है वो अब हमारा क्लियर हो जाना चाहिए। लाइन के बारे में हमें जो भी बातें हैं वो कंफर्म हो जानी चाहिए। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चंस करते हैं बच्चों, उससे हमारा और जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो आएगी।
एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू x, ठीक है। ड्रॉ करना है इसको, ड्रॉ द कर्व, इसको ड्रॉ करना है बच्चों, ठीक है। हो जाएगा y इज इक्वल टू x। अगर मैं कोई इक्वेशन को ऐसी है, इसको मैं y इज इक्वल टू mx प्लस c वाला जो मेरा फॉर्म है, वो y इज इक्वल टू mx प्लस c वाले फॉर्म से बच्चों हम अगर इसको कंपेयर कराएं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाले फॉर्म से बच्चों अगर हम इसको कंपेयर कराएंगे, ठीक है, तो देखें क्या आता है। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है और ये मेरी जो है x जो दी गई है इक्वेशन वो है। तो यहाँ पे देखो m की जगह 1 है, c की जगह 0 है, तो m बच्चों क्या आया मेरा 1 और c आया 0, ठीक है। तो देखो c जो 0 आया, इसका मतलब हो गया कि y एक्सिस पे कोई भी इंटरसेप्ट नहीं है, और c 0 आने का मतलब हो गया लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। 0,0 से लाइन जो है वो जा रही है। m इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया बच्चों, tan थीटा, थीटा कितना आया मेरा, tan इनवर्स 1, मतलब tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहां से मेरा थीटा निकल करके आ गया 45 डिग्री। बात क्लियर है। तो ये जो लाइन बनी, अगर इस लाइन को हम ड्रॉ करने की बात करें तो ये लाइन ऐसी बनी x एंड y, ठीक है। थीटा मेरा आया 45 डिग्री, ये लाइन है इस तरीके से, पॉजिटिव x एक्सिस से जो मेरा थीटा एंगल आया बच्चों वो आया 45 डिग्री। y इज इक्वल टू mx, और चूंकि c 0 है इसलिए जो लाइन है ये मेरी ओरिजिन से पास होगी, प्लस सी या माइनस सी नहीं होगा। बात क्लियर है। तो ये तो हो गई एक बात। अच्छा, ये 45 डिग्री ये स्लोप है, अभी इसका भी कॉन्सेप्ट आएगा कि ये क्या है, ये क्या जुगाड़ है बच्चों, इसका भी कॉन्सेप्ट अभी निकल करके आएगा, ठीक है। ओके, अब एक बात समझनी है कि जो स्लोप है ये एक्चुअल में होता क्या है, समझ लिया। ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं, एक बार इसको थोड़ा सा और देखना है। ये लाइन ड्रॉ की, ठीक है। यहां पे मैंने पॉइंट लाइन में मैंने पॉइंट 1 एक माना और एक पॉइंट बच्चों मैंने माना 2, ठीक है। अभी इस तरीके से एक डॉटेड लाइन खींच ली, ये एंगल जो मेरा थीटा है ये भी थीटा होगा, ठीक है। बात क्लियर है। 2 पे भी हमने इसी तरह किया, ये एंगल जो थीटा है ये एंगल भी थीटा होगा। इसको मैं ओरिजिन को 0 मान लेता हूं। थीटा 0, थीटा 1 और थीटा 2 क्या ये बराबर होंगे? थीटा 0 इज इक्वल टू थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये जो है हिंदी में इसको संगत कोण बोलते हैं या करेस्पॉन्डिंग एंगल है बच्चों, तो ये मेरे बराबर हो जाएंगे। मतलब कि ये जो लाइन है, इस लाइन के हर एक पॉइंट पे जो स्लोप है वो बराबर है। मतलब अगर थीटा 0 बराबर थीटा 1 और थीटा 2 बराबर है तो स्लोप एट पॉइंट 0 इज इक्वल टू स्लोप एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू स्लोप एट पॉइंट 2 होगा। मतलब कि स्लोप भी हर जगह बराबर है। बात भी सही है। देखो स्लोप जो है वो लाइन का ऐसा है कंटिन्यूअस, लगातार कांस्टेंट स्लोप है। स्लोप इज कांस्टेंट, स्लोप इज कांस्टेंट है।
अच्छा ये स्लोप होता क्या है, एक बार और देखते हैं। यहां से जब यहां तक की बात करी तो ये मेरा हो गया डेल्टा एक्स, ठीक है, और यहां से यहां तक की जब बात करी तो ये हो गया बच्चों मेरा डेल्टा वाई, ठीक है। क्या है डेल्टा वाई, देखते हैं। पॉइंट 1 का जो मेरा कोऑर्डिनेट था वो था x1 y1, ठीक है। पॉइंट 2 का जो मेरा कोऑर्डिनेट है वो है x2 y2। अब देखो x1 यहां पे है, x2 यहां पे है, तो चेंज इन x, डेल्टा x कितना है, वो है x2 माइनस x1, और बच्चों डेल्टा y क्या है, y2 माइनस y1। आप समझ रहे हो बात को, नहीं समझ रहे हो, एक बार फिर से समझते हैं। देखिए अगर आपको कोई बात में कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करिए, मैं स्पेशली उसका आंसर दूंगा कमेंट में, या जैसे भी मुझे अगर कोई वीडियो दोबारा बनाना पड़ेगा तो मैं वीडियो भी बनाऊंगा। बट अगर आपको लगता है कि आप पढ़ाई कर रहे हो और कहीं कोई कंफ्यूजन आ रहा है देन प्लीज आस्क, ठीक है। डेल्टा y इज इक्वल टू y2 माइनस y1 हो गया बच्चों। ये डेल्टा y क्या है भाई, यहां पे मेरा y1 था ये, और यहां पे y2 है, तो डेल्टा y हो गया y2 माइनस y1। यहां पे मेरा ये x2 है, ये x1 है, तो डेल्टा x हो गया x2 माइनस x1। अब एक बात बताइए, m1 इज इक्वल टू कितना है बच्चों, tan θ1, ये हमको पता है, और tan थीटा मेरा होता क्या है, tan थीटा मेरा होता है दिस अपॉन दिस, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बच्चों कितना है, डेल्टा y, और बेस क्या है, डेल्टा x। बात क्लियर है। तो जो मेरा स्लोप आया, जो मेरा ग्रेडियंट आया, वो आया m1 इज इक्वल टू tan θ1 इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है बच्चों। इतनी बातें मेरी क्लियर हो गई, इतनी बातें मेरी क्लियर है। तो मतलब देखो हम लाइन पे अभी काम कर रहे हैं, लेकिन अगर लाइन का कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर होता है बच्चों अच्छे से, तो आप ये समझ लो कि हम जो भी, जैसे हम अगर काइनेमेटिक्स की बात करें, मोशन की, ठीक, इसके बाद जब हम थर्मोडायनेमिक्स पे आएंगे, जब हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पे आएंगे मटेरियल की, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे आएंगे, तो बच्चों ये सब चीजें मेरे लिए इतनी बेहतरीन काम करेंगी, इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट मेरा बिल्डअप हो चुका होगा आपका कि आप कर्व देख करके बहुत सारे आंसर बताओगे। और नीट में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इवन बोर्ड्स में भी, IIT JEE वगैरह में भी आपका ग्राफ पे, कर्व पे बहुत सारा क्वेश्चन निकलता है बच्चों, ठीक है। बट हमारे साथ क्या है कि अगर यहां से हमारी कमजोरी है, अगर ये मेरा वीक है, तो हम वो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, और अगर हम वो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे तो हमारा पढ़ाई करना बेकार है, क्योंकि ये बहुत ही नीट एंड क्लीन आंसर आते हैं तुरंत तुरंत। अगर हम कर्व से क्वेश्चन देखते हैं, निकालते हैं, तो जैसे PV कर्व है, TS कर्व है, इस तरह के बहुत सारे कर्व आएंगे, आगे देखेंगे, इसलिए अभी पढ़ना बहुत जरूरी है। आइए, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 हो गया, ठीक है, ओके। हाँ, अब देखो बच्चों एक बात समझना और यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा x हमने निकाल लिया, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x हमने बच्चों निकाल लिया। अगर हमने डेल्टा y अपॉन डेल्टा x निकाल लिया तो इसका मतलब हो गया कि हमने स्लोप निकाल लिया, ठीक है, स्लोप हमने निकाल लिया। बात क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। किसी भी पॉइंट पे हमें डेल्टा y बाई डेल्टा x अगर निकल जाए तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। हमने स्लोप निकाल लिया, तो ये तो हो गई मेरी लाइन की बात। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है, ये और इंपॉर्टेंट है, यहीं से हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं, बट कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जो है वो लाइन के माध्यम से होती थी, इसलिए हमें ये करना पड़ा। जो हमारे काम में आने वाली चीज हैं ये अब ज्यादा ये वाली होंगी, समझते हैं। x y, देखो अपने लोगों ने डेल्टा y
अपॉन डेल्टा एक्स निकाल लिया और ये कहा कि भैया ये क्या है, m है और यही क्या है, tan थीटा है। इतनी बात तो बच्चों क्लियर हो गई। m बराबर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, m इज इक्वल टू मेरा क्या है, tan थीटा है। अभी मैं क्या कर रहा हूं, इस बार मैं लाइन नहीं लेता, दिस टाइम आई एम नॉट टेकिंग लाइन एज अ कर्व। ठीक, इस बार हम एक कोई दूसरा कर्व लेते हैं, जैसे सपोज ये कोई कर्व है बच्चों, ठीक है, मुझे नहीं पता इसकी क्या ये होगी, क्या इसका इक्वेशन होगा, आई डोंट नो एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड फॉर दैट। अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि इस लाइन पे कुछ काम करना है मुझको। आइए देखते हैं। ये तो हो गया मेरा 0 0 पॉइंट ओरिजिन, मैंने मान लिया है कि O है, ठीक है। जैसे जैसे हम x में आगे बढ़ रहे हैं, मीन्स एज x द वैल्यू ऑफ x इज इंक्रीजिंग, द वैल्यू ऑफ y इज इंक्रीजिंग। क्यों बच्चों, देखो देखो देखो, कर्व में आओ, यहां पे x की वैल्यू, ये पॉइंट है x, यहां पे जो है y मेरा कितना है, ये है, ठीक है। x में हम बढ़े, y बढ़ा, फिर x में हम बढ़े, y और बढ़ा, x में हम ज्यादा और इंक्रीज बढ़े, y भी बढ़ा, x में हम और बढ़े, y और बढ़ा, फिर हम x में और बढ़े, y और बढ़ा। मतलब क्या है यार, क्या मतलब है, देखते हैं मतलब क्या है। इस पॉइंट पे मुझे स्लोप निकालना है, ठीक है। तो स्लोप निकालने के लिए क्या करना है कि हमें एक लाइन पता होनी चाहिए, जो लाइन एक्स एक्सिस को कट करेगी वही तो स्लोप होता है। यार देखो, जब हम लोगों ने केवल लाइन ड्रॉ करी तो ये हमने स्लोप निकाल दिया, ठीक। बट यहां पे तो बच्चों लाइन है नहीं, यहां पे क्या है, एक इस तरह का कोई कर्व है, यहां पे लाइन तो है नहीं, ठीक। तो लाइन नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक लाइन बनानी पड़ेगी, ठीक। इस पॉइंट पे अगर मुझे स्लोप निकालना है तो इस पॉइंट पे मुझे एक लाइन बनानी पड़ेगी, और ये जो लाइन होगी बच्चों, ये होगी टेंजेंट लाइन, ठीक है। टेंजेंट लाइन, स्पर्श रेखा, ये क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा। यहां पे अभी ये वाली लाइन जो एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगी बच्चों, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल होगा वो मेरा होगा θ1, या वही हो जाएगा बच्चों स्लोप, वही हो जाएगा ग्रेडियंट, उसी से निकालेंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया पॉइंट 1, सपोज पॉइंट 2 के लिए हमको क्या करना है, पॉइंट 2 का स्लोप। पॉइंट 2 के लिए क्या करोगे भाई, पॉइंट 2 के लिए फिर से पॉइंट 2 पे जो है वो एक टेंजेंट ड्रॉ करो, और एंगल जो बचेगा बनेगा वो एंगल क्या हो जाएगा, θ2, ठीक है। m1 इज इक्वल टू आ गया tan θ1, m2 इज इक्वल टू आ गया tan θ2। जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे स्लोप भी बढ़ेगा बच्चों, ठीक है। तो m2 इज ग्रेटर देन m1, m2 इज ग्रेटर देन m1, क्योंकि tan θ2 की वैल्यू ज्यादा होगी tan θ1 की वैल्यू से, क्योंकि θ2 बड़ा है, ठीक है। सिंस θ2 इज ग्रेटर देन θ1, θ2 इज ग्रेटर देन θ1। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही हैं। थोड़ा सा आपको इसमें भैया ध्यान लगाना है, मेहनत करनी है, तब जा करके ये चीजें निकल के आएंगी। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम x में आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जो मेरा कर्व है ना, उस पे जो टेंजेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं उस टेंजेंट का स्लोप बढ़ता चला जा रहा है। एक बार फिर से समझिए, जैसे जैसे हम x में आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जो टेंजेंट है, मेरा जो कर्व है, उस पे जो हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं उस टेंजेंट का स्लोप बढ़ता चला जा रहा है। मतलब जैसे जैसे हम x में आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जो कर्व है उसका स्लोप बढ़ता जा रहा है, ठीक। अभी इसका क्या मतलब हुआ, इसी से हम कॉन्सेप्ट बनाएंगे इंक्रीजिंग कर्व और डिक्रीजिंग कर्व का। एज वी आर मूविंग टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स, देयर इज एन इंक्रीमेंट इन स्लोप टेकिंग प्लेस, ठीक है।
तो ये जो कर्व है मेरा, ये कर्व है बच्चों इंक्रीजिंग कर्व, ठीक है। ये कैसा कर्व हो गया? इंक्रीजिंग कर्व। जैसे जैसे हम x में आगे बढ़ रहे हैं, जो स्लोप है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, देन द कर्व इज इंक्रीजिंग कर्व। बात क्लियर है? ये बात समझ के रखनी है कि यहां से ये कर्व इंक्रीजिंग है, मतलब स्लोप जो है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। एक्स वाई, ठीक है। कर्व ये है इस तरीके से। अभी देखिए पहले वाला कर्व दूसरा तरह का था, ये वाला कर्व कुछ चेंज हुआ है, ठीक है। अभी मैं कह रहा हूं कि भैया ये कर्व ऐसा है, तो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट जो है वो ये है, ठीक। तो पॉइंट 1 पे अगर मुझे स्लोप निकालना है, ठीक है, तो मैं क्या करूं कि एक ऐसी लाइन बनाऊं जो लाइन एक्स एक्सिस को कट करे, ठीक। लेकिन वो कैसी होनी चाहिए? वो मेरी टेंजेंट लाइन होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको आप जो है टेंजेंट जो है इस तरह से आप बना दें। ये जो एंगल हुआ ये मेरा हुआ θ1 इज इक्वल टू m1 इज इक्वल टू tan θ1, ठीक है। बात क्लियर है? ओके। अच्छा, 2 नंबर, पॉइंट नंबर 2 पे अगर मैं कहूं स्लोप क्या है, तो पॉइंट नंबर 2 पे भी हम क्या करेंगे बच्चों? एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देंगे, टेंजेंट। दीज आर द टेंजेंट लाइंस। तो लाइन 1 की ये, लाइन 1 ये, ठीक है, लाइन 2 के लिए, ठीक है। तो ये आया, ये देखिए ये अब आ गया मेरा नेगेटिव इधर साइड, ओरिजिन से इधर आ गया, बट ये जो एंगल है ना ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही है, ठीक, θ2, ठीक है। तो m2 इज इक्वल टू tan θ2, ठीक है। ये आ गया। अब देखो बच्चों θ1 जो है वो बड़ा है, θ2 छोटा है, ऐसा महसूस हो रहा है क्या? जैसे जैसे हम x में आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मेरा θ जो है वो छोटा होता चला जा रहा है। दिख भी रहा है, θ2 इज लेस देन θ1, m2 इज लेस देन m1। मतलब कि स्लोप जो है मेरे कर्व का वो जैसे जैसे हम x में आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे स्लोप जो है मेरे कर्व का वो घटता चला जा रहा है, वो डिक्रीज होता चला जा रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो जो ये स्लोप, ये जो कर्व है, ये जो मेरा कर्व होगा बच्चों वो होगा डिक्रीजिंग कर्व। बात क्लियर है? आई होप आपको ये बात क्लियर होगी कि the curve is a decreasing curve just because of as we are increasing toward positive x axis there is a decrement in gradient taking place। ग्रेडियंट में डिक्रीमेंट हो रहा है, थीटा मेरा छोटा हो रहा है, ठीक है। तो इसका ये मतलब हो गया बच्चों कि जो कर्व है मेरा वो डिक्रीजिंग है, क्योंकि स्लोप जो है वो डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो दो चीजें समझ में आई, एक आया पॉजिटिव स्लोप, एक आया डिक्रीजिंग कर्व और एक आया इंक्रीजिंग कर्व। अब इसका मतलब क्या है, इसके मतलब को समझते हैं। एक बार आप देख लो, तब तक मैं थोड़ा सा रेस्ट ले लेता हूं। ओके, कम ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। एक कर्व बच्चों ऐसा है और एक दूसरा कर्व ऐसा है, कर्व नंबर 1 एंड कर्व नंबर 2। तो क्या आप देख करके मुझे बता सकते हो, कैन यू आइडेंटिफाई विच कर्व इज अ डिक्रीजिंग कर्व एंड विच कर्व इज अ इंक्रीजिंग कर्व? ठीक है, बताते हैं कैसे। देखो पॉइंट लो, 2 पॉइंट ले लिए, ठीक है, ज्यादा पॉइंट नहीं लेना है, बस एक कर्व पे आप 2 पॉइंट लो, 2 पॉइंट में ही आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ले लो, यहां पे मेरा ये स्लोप है
और यहाँ पे मेरा ये स्लोप है, ठीक है। तो देखो 2 कर्व पे ये मैंने पॉइंट 1 माना, पॉइंट ये मैंने ए पॉइंट माना और ये वाला पॉइंट माना मैंने बी, ठीक है। तो थीटा ए एंड दिस इज थीटा बी, ठीक है। तो थीटा ए इज स्मॉलर देन थीटा बी, बात समझ रहे हो। थीटा बी बड़ा है, जैसे जैसे हम एक्स में आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे स्लोप बढ़ रहा है। अगर स्लोप बढ़ रहा है तो ये मेरा कर्व कैसा कर्व हो जाएगा बच्चों, इंक्रीजिंग कर्व हो जाएगा। ये बात तो क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट ये ए एंड बी, यहां पे ये देखो, यहां पे स्लोप थीटा ए डैश बी डैश कर देते हैं, थीटा ए डैश, और यहां पे जो स्लोप है वो है थीटा बी डैश, ठीक है। तो थीटा ए डैश इज ग्रेटर देन थीटा बी डैश, क्लियर है। तो थीटा बी डैश जो है आगे जैसे जैसे हम एक्स में आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे स्लोप मेरा कम हो रहा है, इसलिए कर्व नंबर 1 जो है वो है एक डिक्रीजिंग कर्व, ठीक है बच्चों, बात क्लियर है। तो आई थिंक ये बातें आपको समझ में आ रही हैं। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप ये समझ लो कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारी चीजें आपको जो है फिजिक्स में आगे बढ़िया से आने वाली, ठीक है। ओके, अब देखते हैं बच्चों कि ये डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन का जो बेस है वो बनाने के लिए हमको इतना सारा काम करना पड़ा, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूं कि लर्निंग जो है ना वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मींस वी हैव टू लर्न थिंग्स, हमें कंटिन्यूअसली चीजें सीखनी है, कंसिस्टेंटली सीखनी है, पेशेंस के साथ सीखनी है, डिलीजेंटली सीखनी है, ठीक है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, बहुत सारे लोग हैं बहुत सारे लोग हैं जिनका कहना है कि भाई आप पढ़ाई के समय नोट्स ना बनाएं, नोट्स नहीं बनाएंगे आप पढ़ाई के टाइम पे, उसके बाद आप पढ़ेंगे क्या। उनका कहना है कि भाई आप ऐसा करो कि नोट्स मत बनाओ क्लास में और जो भी कुछ है वो सब दिमाग में रखो। तो अगर आप कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं कर पाते हो तो डेफिनेटली नोट्स बनाओ, नोट्स को रिवाइज करो, 3 बार 4 बार रिवाइज करो, तब जाकर के आपका जो कॉन्सेप्ट होगा, आपकी चीजें होंगी वो क्लियर होंगी, ठीक है। चलिए आइए डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। तो बच्चों डिफरेंशिएशन समझो, जब मैंने ये लाइन थी, इस लाइन पे यहां पे ये जो मेरा था थीटा, ये मेरा डेल्टा वाई था और ये मेरा डेल्टा एक्स था, ठीक है। m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स था बच्चों, ठीक है। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मतलब बहुत टेक्निकली ऐसे दिया है कि वो समझना थोड़ा सा कठिन है, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं m इज इक्वल tan थीटा इज इक्वल डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, बात क्लियर है, ये तो हम कर चुके हैं। अभी कोई एक ऐसा कर्व हो इस तरीके का, यहां पे देखो जो थीटा है वो थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द लाइन जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है, ये बात तो क्लियर है। यहां पे थीटा जो है वो हर जगह बदल रहा है, ये भी बात क्लियर है बच्चों। तो यहां पे जब थीटा बदल रहा है कंटिन्यूअसली, जो है थीटा इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग कर्व है, तो हर एक पॉइंट पे जो मेरा स्लोप होगा वो बदल जाएगा। अगर हर एक पॉइंट पे स्लोप बदल जाएगा तो इसका मतलब है कि हमें किसी एक पॉइंट पे अगर स्लोप निकालना होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ऐसा करें कि यहां से यहां तक अगर हमको स्लोप निकालना है, सपोज चलो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का हमको स्लोप निकालना है, ठीक है। तो देखो ये वाली और ये वाली, यहां पे इसको हमने थीटा लिया, ये मेरा डेल्टा एक्स है और ये बच्चों डेल्टा वाई हो गया। तो tan थीटा जब हम निकालने चले, tan थीटा बराबर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ये हम निकालने चले, क्या निकाल पाएंगे, क्या निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए अगर हम निकालेंगे tan थीटा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स तो बेटा बच्चों गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमें जो काम करना था
वो हमने यहां पे जब डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स किया तो क्लियर था, क्योंकि ये लाइन जो है ये कांस्टेंट थी। लेकिन यहां पे जो कर्व है ना ये चेंज कर रहा है, ये स्लोप चेंज कर रहा है अपना हर एक पॉइंट पे। तो यहां पे अगर मैं इतनी डेल्टा एक्स डिस्टेंस और डेल्टा वाई लेकर के निकाल दूंगा तो यहां पे जो ये लाइन है, ये जो लाइन है ये लाइन मेरी इस कर्व से अलग हो जाएगी। मतलब कि इस कर्व का स्लोप निकालने के लिए मेरा tan थीटा बराबर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स वाला जुगाड़, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स वाला कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। ठीक है, तो किया क्या गया, ऐसा किया मैथमेटिशियंस ने ऐसा किया कि इस पॉइंट और इस पॉइंट को देखा, दोनों के बीच की डिस्टेंस डेल्टा एक्स है और यहां से यहां की दूरी जो है वो डेल्टा वाई है। अब इन्होंने कहा भाई एक काम करो, इधर मैं एक नया डायग्राम बनाता हूं, चलो इसको मैं रब करता हूं। ये यहां वाला पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है, अगर मुझे इस पॉइंट पे स्लोप निकालना है, इस पॉइंट पे स्लोप निकालना है, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, दो पॉइंट्स जो थे मेरे इस तरीके से, ये था बच्चों डेल्टा वाई और ये था डेल्टा एक्स। तो जो स्लोप आया था वो आया था डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स तो ये आ गया। बट अभी क्या है कि हमने क्या किया कि डेल्टा एक्स को छोटा करना शुरू किया। जैसे जैसे हम डेल्टा एक्स को पास लाएंगे, दो पॉइंट्स जो होंगे वो आपस में एक नजदीक आ जाएंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स को, दो पॉइंट्स हमने कहा है कि बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, एक दूसरे के ऊपर जो है वो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, बस एक दूसरे के बिल्कुल ओवरलैप करने वाले हैं, नजदीक है। तो इसको जब हम बड़ा करेंगे तो ये भी इस तरह का दिखेगा। लेकिन डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स जो है ना बच्चों, अब बहुत छोटा हो चुका होगा। अब वो डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई ना नहीं रहा होगा, अब वो जो है कुछ ऐसा हो गया होगा जिसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, क्या इसमें डेल्टा की जगह हमने dx लगा दिया और डेल्टा की जगह यहां पे dy हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा dy बाई dx। यहां पे जो ये स्लोप है, ये स्लोप हो गया मेरा dy बाई dx। मतलब कि डेल्टा x तो बड़ा था, जब मेरी लाइन वैसी थी कांस्टेंट तब हम डेल्टा x पे काम करते थे। लेकिन अभी क्या हुआ, हमें हर एक पॉइंट पे मेरी वैल्यू बदल रही है, तो हर एक पॉइंट पे मुझे डेल्टा y बाई डेल्टा x निकालना है। और डेल्टा y बाई डेल्टा x में डेल्टा x टेंड्स टू 0 है, क्योंकि बहुत छोटा है। जब डेल्टा x टेंड्स टू 0 है तो लिमिट, ऐसा एक कॉन्सेप्ट आता है, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा y बाई डेल्टा x, डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू dy बाई dx। बात समझे, बात समझे बच्चों, कि जब यहां पे हम स्लोप निकालने चले तो हमें ये कर्व मिला, और ये कर्व के दो पॉइंट हमने बहुत छोटे छोटे नजदीक के लिए, और उसके बाद देखा कि डेल्टा x जो है वहां पे 0 बिल्कुल बिल्कुल नजदीक है, तो डेल्टा x 0 और डेल्टा y भी बहुत छोटा होगा। तो वही मेरा क्या हो जाएगा, वही मेरा हो जाएगा dy बाई dx। तो dy बाई dx क्या है, बेसिकली स्लोप है बच्चों। डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स जो था मेरा वो स्लोप था। बस इसको हमने क्या किया है, इसको हमने इंस्टेंटली एक पॉइंट पे अगर हमको स्लोप निकालना है तो हम क्या करने वाले हैं, dy बाई dx करने वाले हैं। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आई कि डिफरेंशिएशन क्या है, स्लोप निकालने का एक मेथड है। अभी हमको अगर कोई कर्व दिया गया होगा और उस कर्व का हमको स्लोप निकालना होगा तो उसमें हम dy बाई dx निकाल देंगे, तो हमारा जो कर्व होगा, कर्व का स्लोप होगा बच्चों, वो निकल आएगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट, ये फील जरूरी था, इस वजह से मैंने लाइन से शुरू किया, कर्व तक लाए, और कर्व के बाद फिर हमने जो ये वाला फील है आपको ये वाला फील दिया। ठीक है, आइए अब देखो, XY
ठीक है। इस तरीके का कोई कर्व है, मुझे नहीं पता, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 करके है, ठीक है, ऐसा कोई कर्व है बच्चों। अभी मुझे इस पॉइंट पे मुझे स्लोप निकालना है कर्व का। तो क्या करें, स्लोप क्या होता है बच्चों, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स होता था, लेकिन कब डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स निकाले, डायरेक्ट क्या निकाल दें, डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि यहां तो कर्व है और हर जगह हर पॉइंट पे स्लोप जो है वो बदल रहा है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला है, डी बाई डी एक्स ऑफ x टू दी पावर n इज इक्वल टू n x टू दी पावर n माइनस 1, ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स कितना हो गया, 2x की पावर 2 माइनस 1 प्लस कांस्टेंट जो होता है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 0 होता है। बताएंगे, फील कराएंगे कि भैया कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 का क्या मतलब है, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स कितना आया मेरा, dy बाई डी एक्स आ गया 2x, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू यहां पे और यहां पे अलग है, मैंने कहा यहां पे x की वैल्यू 3 है और यहां पे x की वैल्यू 5 है, ठीक है। तो देखो x की वैल्यू जब 3 है तो यहां पे मेरा dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x, 3 पे कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3 6, जबकि यहां पे कितना आ जाएगा 2 इंटू 5 10। तो देखो यहां पे जो स्लोप है बच्चों और यहां पे स्लोप है, दोनों अलग अलग हो गए। ये इंस्टेंटेनियस स्लोप है, इंस्टेंटेनियस स्लोप मतलब एट x इज इक्वल टू 5 इंस्टेंटेनियस मेरा स्लोप कितना है 10 है, और एट x इज इक्वल टू 3 जो इंस्टेंटेनियस स्लोप है वो मेरा कितना है 6 है। बात क्लियर है। तो यहां से हमको इतनी बात तो क्लियर हो गई कि जो डिफरेंशिएशन अगर हम कर देंगे तो डायरेक्टली हम किसी भी कर्व का स्लोप फाइंड आउट कर पाते हैं। अब देखते हैं ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये एक लाइन है बच्चों। इस लाइन, ये जो लाइन है x एक्सिस के पैरेलल लाइन है। x एक्सिस के पैरेलल लाइन का मतलब हो गया y इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। y इज इक्वल टू कांस्टेंट मतलब क्या हुआ, मतलब ये है भैया कि यहां से k डिस्टेंस की दूरी पे लाइन है, ठीक, y k डिस्टेंस की दूरी पे ये लाइन है, ठीक। तो इस लाइन के जो भी कोऑर्डिनेट होंगे उसमें मेरे x तो बदलेगा, लेकिन y जो है वो मेरा कैसा रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है थ्रू आउट द x, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेरा कांस्टेंट हो गया। तो y इज इक्वल टू c हम कर देते हैं, चलिए कांस्टेंट को। तो कांस्टेंट है मतलब ये जो लाइन है इसका एंगल कितना है बच्चों, x एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बना रही है, ये पैरेलल लाइन है x एक्सिस से और इसका जो थीटा है ये 0 डिग्री है। अगर इस लाइन का थीटा 0 डिग्री है तो इसका m कितना हो जाएगा, tan 0 हो जाएगा, और m अगर tan 0 हो जाएगा तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब ग्रेडियंट 0 हो गया, स्लोप क्या है 0 है, ठीक है। तो ये लाइन मेरी देखो कांस्टेंट है, थ्रू आउट द लेंथ जो है क्या हो रहा है, y इज इक्वल टू कांस्टेंट है। तो जो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। समझे कि नहीं भाई, dy बाई डी एक्स क्या है, dy बाई डी एक्स m ही तो है, ग्रेडियंट ही तो है, और ग्रेडियंट क्या है 0 है। कैसे, देखो लाइन दिख रही है सीधी सीधी पैरेलल है तो एंगल 0 होगा, ठीक है। अगर एंगल 0 होगा तो ग्रेडियंट 0 है। यहां पे y इज इक्वल टू कांस्टेंट लाइन ली, और जब मैं डिफरेंशिएशन के मेथड से गया निकालने के लिए तो मैंने कहा कि भैया जो कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, लेकिन कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 कैसे हुआ बच्चों, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स बराबर 0 मैंने लिखा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे जो m है या डेल्टा y बाई डेल्टा x है वो 0 है, क्योंकि एंगल 0 है। बात क्लियर हुई।
तो आई थिंक आपको जो आज का टॉपिक है ये मैथमेटिक्स है, ये फिजिक्स में आगे बड़ा काम आएगा। तो इसको आप लोग जब भी आपके पास तक ये वीडियो पहुंचे, मुझे नहीं पता, मैं तो अभी काम कर रहा हूं, मुझे नहीं पता आप तक कब पहुंचेगा ये वीडियो, लेकिन बच्चों जब भी आपके पास पहुंचे, अगर आपको लगे कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप IIT JEE नीट की तैयारी कर रहे हो, 100% आपके लिए ये लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर ये इंपॉर्टेंट आपको लगता है तो डेफिनेटली आप उसको पढ़ो, अपने ग्रुप्स में शेयर करो, और एक बात याद रखिए कि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जिससे कि मुझे और बढ़िया से बढ़िया वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू, जय हिंद।